तो हे देयर अगेन, वेलकम बैक इन थ्यूस कॉल चैनल। हमारे पास जो आज लेक्चर होने वाला है किसी पीवाईक्यू और किसी भी कह सकते हो आप सेशन के ऊपर, पीवाईक्यू सेशन के ऊपर नहीं होने वाला। ओवरऑल जो वीडियो होने वाला है ये एक डिमांडेड वीडियो रहेगा, जो कि डिमांडेड वीडियो एक प्रोबेबिलिटी के एक टॉपिक जिसको बोलते हैं बेस थ्योरम के ऊपर एक डिमांडेड वीडियो है। तो पहले उसको देख लेते हैं। किसको? बेस थ्योरम को। हेडिंग जरूर बेस थ्योरम की लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली बेस थ्योरम आई कहाँ से, पहले वो मतलब समझ लेते हैं। समझ रहे हो आप? तो पहले बेस थ्योरम समझने के लिए इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो टॉपिक समझ लेंगे। एक्चुअली में जो बेस थ्योरम है ये टोटल प्रोबेबिलिटी का एक बाय प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं टोटल प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज मैथमेटिकली इक्वेशन में समझ लेंगे। डेफिनेशन कोई वर्ड उसमें नहीं समझेंगे, इक्वेशन के भी आप में समझेंगे डेफिनेशन क्या होती है टोटल प्रोग्रामिंग की। कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा जरूरी होगी हमारे पास समझने के लिए बेस थ्योरम। बहुत आसान है, 3-4 हमने क्वेश्चन पिक आउट किए जो ज़्यादा अच्छे लेवल के। जहाँ से ये क्वेश्चन कर लोगे तो अपने जो एनडीए के नीचे वाले पोर्शन है उससे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है साहब? तो अपने पास सबसे पहले हेडिंग जो लगेगी, क्योंकि अपन बेस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो जो हेडिंग लगनी चाहिए वो इसे किसकी है? टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास मान लिया अपने पास? क्या मान लिया अपन ने? सिंपल सा ये चीज मान लिया अपने पास कि कोई सा भी इवेंट हो रहा है, इफ इवेंट A1, A2, A3 अप टू, मतलब हो रहे हैं बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। पता चला मैं A1 से शुरू हुआ और कहाँ तक है? AN तक। ठीक है, AN अपने पास लास्ट टर्म हो जाएगी एज यूजुअल। ठीक है, उसमें से अपने पास जो चीज समझ में आई वो चीज ये समझ में आई, मान लिया अपने पास ये अपने पास कोई सा भी एक, इसी में हमने बहुत सारे इवेंट मान लिए। ये अपने पास एक बॉक्स है, एक तरीके का हमने मान लिया, एक तरीके का ये बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर ये सारे A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक इवेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास इवेंट जो है घट रहा है। ठीक है, मान लिया हमारे पास इस वाले पोर्शन में हमारे पास A1 हुआ। ठीक है, और इसमें मान लिया हमारे पास A2 हुआ एंड सो ऑन, इसमें मान लिया A3 हुआ, इसमें मान लिया अपन ने कि A5 हुआ इस इवेंट में, और एज यूजुअल यहाँ से मान लिया अपन ने यहाँ पे A6 हुआ और यहाँ पे AN, ऐसे सो ऑन बहुत सारे हो गए। ठीक है, ये अपन पास टोटल प्रोग्रामिंग बता रहा है हमारे पास कि एक तरीके से एक कोई हमने बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर जितने भी A से लेके AN तक, A1 से लेके AN तक जितने भी प्रोग्राम हमारे पास घट रहे थे, प्रोबेबिलिटी हो रही थी एक बॉक्स के अंदर, उसको हमने कलेक्ट कर दिया एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब अपने पास जो बात समझ में आई वो बात ये समझ में आनी चाहिए कि हमने बॉक्स में ही क्यों लिया। ठीक है, मतलब जरूरी ऐसे कहाँ से बॉक्स आ गया हमारे पास? तो बॉक्स लेने का मतलब हमारे पास ये था कि अब इससे आपको ये चीज क्लियर होगी। अभी देखना, जो क्वेश्चन अभी फॉर्म करें डायरेक्टली वही क्वेश्चन का यूज हमारे पास होगा बेस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो यहाँ से बेस थ्योरम, वहां पे कनेक्टिविटी है, तो हम आपके पास ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन को एक चीज पता चली हमारे पास कि ये कोई सा भी इवेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी घट रही, इस मान लो कि अब हम बार बार A1, A2, A3 और सो ऑन AN तक तो लिख नहीं सकते। इस पूरे को अपन ने डिनोट कर दिया कहाँ से? PA से। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A की बात होगी तो उस प्रोबेबिलिटी ऑफ A के अंदर A1, A2 एंड सो ऑन AN तक आ जाएंगे। ठीक है, फिर बात यहाँ से हमने पता चली कि जो भी हमारे पास A1 है या A2 है उसको बॉक्स के अंदर इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होगे कि A1 की अपनी एक लिमिट है। अच्छा, लिमिट का मतलब ये हुआ कि कोई से भी A1 और A2 आपस में कोलैप नहीं करें। ध्यान से देखो, अलग अलग अपने अपने लिमिट के अंदर है कि A1 अपनी जगह पे, A2 अपनी जगह पे एंड ऐसे ही A1 AN अपनी जगह पे। कोई सा भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा हमारे पास। कि क्या पता चले कि A1 की जो हमारे पास इवेंट है वो A2 के ऊपर ओवरलैप होके घट गई, है ना। अब प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है घटेगी हमारे पास, या फिर उसका यूटिलाइज होगा। तो ऐसा किसी के ऊपर नहीं कि हमारे पास कि A1 और A3 आपस में कोलैप हो रहे, ओवरलैप हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। कोई भी सुपर इम्पोसिबल नहीं, सब अलग अलग, सबकी अपनी अपनी लिमिट है। तो वहां से अपने पास, और फिर दूसरी चीज हमने देखी कि सबको आप बार बार नहीं लिख सकते। ठीक है, उसको अपन ने एक नाम दे दिया कि P1 PA की जब बात होगी तो सब समझ जाएंगे कि हमारे पास कि जितने भी इवेंट घट। ठीक है, अब हम इसी में कुछ हम इक्वेशन और आगे अगर बढ़ा रहे हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या, तो इसकी के आगे अब क्या चीज समझनी रहेगी, वो सिर्फ इतनी चीज समझनी रहेगी। जैसे कोई बात करें हमारे पास PA, बताओ कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ A है क्या? तो ध्यान से, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक, ये सब की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो सबको अगर ऐड कर देंगे हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगी। ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है? इन सबका सम, उस सबका अगर सबका इंडिविजुअली निकाल ले प्रोबेबिलिटी और सबको ऐड कर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगी। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ A है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ये सब। ठीक है, इन सब का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ये सबका पार्ट अपने पास ले लेना है। ठीक है, सबका कॉमन पार्ट अपने पास ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये जो कोलैब वाला पार्ट, जो हमने इंटरसेक्शन लिया, ये सबका जो कॉमन पार्ट लिया, इस जो हमने सर्कल बनाया, ये एक्चुअली सर्कल क्या है? A है। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी P A1 इंटरसेक्शन ऑफ A।
ठीक है। प्लस ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ऑफ A2 सॉरी, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे A2 आएगा, वहां पे A आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्योंकि ध्यान देखो, इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगर ध्यान समझो, जैसे कि यहाँ पे A1 है, ध्यान समझना, यहाँ पे अपने पास क्या A1, इस वाले लिमिट के अंदर A1 है, अब ये पूरा जो सर्कल अपन ने बनाया ये A है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या बोलते थे उसको, सेट में अपन ने ये तो पढ़ा जिसमें दो कॉमन पार्ट, तो मान लिया ये A1 है और ये पूरा अपने पास A है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो ये आया। तो ध्यान से देखो, ये अगर पूरा A1 है, ये वाले पार्टी, अगर ये वाली पार्टी अपने पास पूरी A1 है और ये सर्कल है अपने पास, तो ध्यान देखो ये इंटरसेक्शन तो पार्ट आया, इसी के चलते यहाँ पे भी A2 वाले में इंटरसेक्शन आ जाएगा, A3 में आ जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ पे ये पूरी पार्टी किसकी, AN की है ना हमारे पास, तो यहाँ से भी इंटरसेक्शन आया, इस वजह से अपने पास यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया गया। एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटरसेक्शन ऑफ A, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आई। और ये सब किसके, हमें पता है बचपन से ही कि प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती ना, तो ये सब किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो ये सब बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है। लेकिन क्या अपने पास इतना ही सब कुछ छूट गया हमारे पास, यहीं से बेस थ्योरम नहीं हुई। एक्चुअल में बेस थ्योरम अभी शुरू नहीं हुई, ये एक्चुअली आप कह सकते हो कि बेस थ्योरम का प्री स्टेप है, समझ रहे हो, प्री स्टेप है बेस थ्योरम शुरू करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो अपन ने कभी कहीं जीएमटी पढ़ी होगी, जर्मिनलाइज्ड थ्योरम हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ी थी। जर्मिनलाइज्ड थ्योरम का मतलब क्या होता है, जीएमटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जर्मिनलाइज्ड थ्योरम। उसके बाद यहाँ से वो पता चलती है, ठीक है साहब, हम अकॉर्डिंग टू जीएमटी जर्मिनलाइज्ड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, जर्मिनलाइज्ड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, ठीक है। इसके हिसाब से ये पता चलेगा, जैसे कि अपन ध्यान देखो, तो अपने को ए निकालनी थी। अब देखो, आप यहाँ से जो कह सकते हो कंट्रोवर्सी पार्ट जो है, कंट्रोवर्सी जो पार्ट है वो ये है कि आपने तो कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी थी। हाँ, अपने को A1 पता था, A2 पता था, A3 पता था, और यहाँ पे AN भी पता था, क्योंकि अपने पास गिवन था। और समझने वाली बात वो थी हमारे पास कि आपने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, और एक्चुअल में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रख दिया हमारे पास। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमें पता ही नहीं है, और वही आपने उसमें फॉर्मूले में रख दिया। जो चीज़ हमें निकालनी है वही चीज़ आप फॉर्मूले में रख दोगे, तो एक्चुअल में आंसर आएगा कहाँ से, क्योंकि केवल हमें क्या A1 A3 इवेंट्स पता थे, ना ही हमें पास ए पता था, और एक्चुअली में आपने ए निकाले। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी पार्ट बन जाता है हमारे पास। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता था, कौन, जीएमटी, जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। अच्छा, इससे क्या पता चलता है, इससे एक्चुअल में अपन इसको अगर हम रफ ना करके इसको यहीं पर लिखना शुरू कर दें, जैसे कि बात करें हमारे पास पी ए निकालना था, ये देखो कंट्रोवर्सी पार्ट समझ में आ गया आपको, क्योंकि ए निकालना था और ए ही हमारे पास फॉर्मूले में था, ठीक है साहब। तो वहीं से हमारे पास ये चीज पता चली कि इसको अपन ये लिख सकते हैं, क्या अपने को A1 है ना, सॉरी A1 है ना, तो A1 को इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको A1 को निकाल सकते हैं हमारे पास कि मान लिया यहाँ पर A1 घट चुकी है, A1 इवेंट है वो घट चुकी है हमारे पास, वो इवेंट हो चुका है हमारे पास, ठीक है, वो पहले ही डन हो चुका है। तो A1 जब A1 घट चुकी है तब हम निकालेंगे पी डॉट, और ये ए निकालना था, ये जो ए है ये ऊपर बैठ जाएगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, A1, ठीक है। अब प्लस का साइन, ठीक है। अब हमारे पास P2 घट चुकी है, उसके बाद ही मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास ए घटेगी, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, A2, ठीक है। चाहे तो इसको अपन अलग अलग लिख रहे हैं ना, इसको एक में ही लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन A1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये डॉट का साइन आपको समझ में आ गया, ये क्या है, ये डॉट का साइन आपस मल्टीप्लाई एज यूजुअल, प्लस का साइन, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, A1 घट चुकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN घट चुकी है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय, तो होल की प्रोबेबिलिटी, चाहे तो होल में लिखो चाहे अलग अलग पी लिख दो, जाहिर सी प्रोबेबिलिटी का है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो चीज होती है हमारे पास, ये हमारे पास बेस थ्योरम की एक कह सकते हो, बेस थ्योरम की शुरुआत होने के पहले जो जीरो स्टेप होता है, ये अपने पास एक प्री स्टेप था, ये अपने पास जीरो स्टेप था। अब जब शुरुआत खड़ी डालेंगे वो बेस थ्योरम की डालेंगे, पहले चीज समझ लेंगे, हमारे पास दो चार बातें समझ लेंगे, फिर डायरेक्ट हम शुरुआत कर देंगे बेस थ्योरम की। जो इतना ही, बेस थ्योरम आसान सी चीज़ है, लेकिन समझने के लिए उसको समझना पड़ता है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि टोटल प्रोग्रामिंग समझ गए आप, अभी देखो दो चार बातें और बता देंगे तो आपको बेस थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चाहते तो सीधे वो वाली बात बता देते जो कि
सोचते हैं आप कि हाँ ये तो समझ में आ जाता या इतना सरल है, लेकिन एक्चुअली वो सब चीज़ आई कहाँ से? टोटल प्रोग्रामिंग आई, उसके बाद अपने पास जीएमटी थोड़ा, ये सब अगर कुछ पता ही नहीं होगा हमारे पास तो कुछ नया बताने का मतलब ही क्या रहा है हमारे पास, ठीक है ना? आपको कुछ नया पता चला ना, आपने जो मुझे पता था वो आपको बता पाया, तो वो सब चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो बेस्ट अभी समझ गए, अभी ये चीज़ नोट कर लीजिए हमारे पास जो कि समझने वाली थी। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे बेस थ्योरम की, ठीक है। तो बेस थ्योरम की शुरुआत करने के लिए जो पहला इवेंट अपन जो घटेगा हमारे पास, हैपनिंग का मतलब हिंदी होती है भाई साहब वही जो बोल रहे हैं घटना, ठीक है, घट चुकी है हमारे पास घटना, ठीक है। एक इवेंट कोई भी कोई इवेंट होगी हमारे पास जो कि घटेगी किस टर्म में हमारे पास, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इन A1, A2 एंड सो ऑन। बार बार नहीं लिख ले A1, A3, A4 सो ऑन, ठीक है। तो डायरेक्ट तो लोग जहाँ पे हम AN लेके चले, लोग वहाँ पे बुक्स वगैरह में AK है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड थ्योरम मतलब सेकंड नंबर, देन थ्योरम पर्टिकुलर ऑफ हैपन, जो कि हमारे पास घटना घटेगी उसकी थ्योरम हमारे पास ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है साहब, प्रोबेबिलिटी को अपन ने शॉर्ट में प्रॉब लिख दिया ऑफ हैपन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट से AK इज, जैसे कि मान लिया AK क्या नहीं A4 है, सॉरी A4, ठीक है। तो इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं कैसे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है किसकी, A4 की, तो जिसकी निकालनी है अपन उसको ऊपर लिख देंगे और जो घटना घट चुकी है उसको नीचे लिख देंगे हमारे पास, ठीक है। तो यही इसी के बराबर, इसी का मतलब यही होता है हमारे पास, जो कि अपन ने प्री स्टेप में देखा था क्या, A4 इवेंट कौन सा A4 इवेंट इंटरसेक्शन बाई A डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई A, ठीक है। अब देखो ये तो चलो अंग्रेजी की बात होगी, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो नोट कर लो ये चीज़, ठीक है। नोट करने के लिए आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम सीधे वो चीज़ इस्तेमाल करने जाएंगे जो आपने सीधे सीधे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। इतनी कहानी हो गई, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ से अब हम चीज़ बिल्कुल आसानी से देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे कि मान लिया अपने पास कोई सी भी इवेंट अपने पास घटनी है, मान लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 अपॉन, मान लिया अपने पास प्रोबेबिलिटी कोई सी भी घटनी है, ठीक है। मान लिया अपने पास ये A4 वाली प्रोबेबिलिटी घटनी है, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा हुआ था क्या, A1, A2, A3 सो ऑन, कहाँ तक गया होता AN तक, ठीक है। मान लिया इनमें से किसी ने पूछ लिया कि A4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी ने पूछ लिया A4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अपने पास तो दिमाग है ही नहीं, मतलब दिमाग है नहीं क्या मतलब, अपन ने तो उस लेवल का अभी तक दिमाग नहीं ना, बेस थ्योरम क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है उस तरीके का दिमाग तो है नहीं। आइए उसको अब दिमाग समझ लेते हैं। अपने पास सब तरीके की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मान लिया अपने पास A3 तक है केवल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 निकाली। सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 निकालोगे, ठीक है, डॉट ऊपर क्या आ जाएगा A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A1, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाएगा प्लस का, अच्छा 4 नहीं, इसको 2 कर ले तभी कोई दिक्कत समझना ही तो है, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ये अपने पास डायरेक्ट बेस थ्योरम जो अपने पास यूज होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट वाली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है, प्लस का। चलो ये तो हम अलग अलग लिख रहे हैं जबकि पूरा एक ब्रैकेट में आना चाहिए अच्छे के हिसाब से, ठीक है। चलो अलग अलग दिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी आ जाएगी A3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। अब अपने पास मान लिया अपने पास क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो जो बीच का पोर्शन है ना इसको ऐसे ऐसे नीचे जितने टर्म्स है वो सब ऐसे लिख दो, लेकिन निकालना कौन सा A2, तो A2 को दोबारा यही ऊपर लिख दो, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, बस खत्म। यही अपने पास बेस थ्योरम है, ठीक है। पहले जितने इवेंट लिखो इंडिविजुअली सबका निकालो, जैसे बिल्कुल अब इसको अपन डायरेक्ट टोटल प्रोग्रामिंग के हिसाब से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, टोटल प्रोग्रामिंग के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए अपने ये पहली चीज समझ लो कि जितने इवेंट दिए जाए, जैसे कि बोल सकता है हमारे पास इतनी रेड बॉल है, इतनी व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी बॉल की क्या होगी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की क्या होगी, उस तरीके के हिसाब से अपने पास उसने बोले कि A1 A2 A3 पर अपने पास प्रोबेबिलिटी इवेंट्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। इन तीनों में से इवेंट्स बताओ, A2 के होने की इवेंट बताओ। 3 गिवन है, अब 3 में से A2 के होने की इवेंट बताओ। तो आप क्या बोल दोगे हमारे पास कि पहले इंडिविजुअली सबका, क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअली सबका निकालो। तो आपने इंडिविजुअली सबका निकाला। अब फिर देखा हमारे पास किसका पूछ रहा है, जैसे A2 का पूछ रहा है तो A2 को दोबारा ऊपर लिख दिया। अब इसको जैसे आप सॉल्व कर लोगे हमारे पास बेस तरफ आपकी क्लियर हो जाएगी। इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास आप क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी और बिना किसी जल्दबाजी के, ठीक है। अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, आपको भी हमको भी आराम से चीजें समझ में आए। जिसको पहले समझने वाली बात ये बेस तरह में जितने इवेंट दिए गए हो पहले डिनोमिनेटर में लिख दो, जितने भी इवेंट गिवन है अपने पास उन सबको डिनोमिनेटर में लिख दो जैसे सॉल्व करने के हिसाब से। और उन अब देखिए जैसे कि इसमें 3 गिवन थे A1 A2 A3, A1 A2 A3 को डिनोमिनेटर में लिख दिया सॉल्व करके। और उन्हीं में से तो कोई एक न्यूमरेटर में जाएगा, उन्हीं में से कोई पूछेगा हमारे पास वही न्यूमरेटर में जाएगा। बात समझ में आएगी। अब अपने पास जो क्वेश्चन लाए हुए, क्वेश्चन ये अपने पास इफ, क्वेश्चन अच्छे लेवल है, ध्यान समझना। क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ इफ हमारे पास, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन अपने पास ये है इफ। अच्छा क्वेश्चन ध्यान समझ में, भले भी ना समझ में आए दोबारा देखना। क्वेश्चन अगर ये समझ में आएगा तो आपको बेस थ्योरम जो अपने सिलेबस में नहीं है कि वो समझ में आने लगेगी। इफ अगर ड्रॉन अपने पास निकाला जाता है अ बॉल फ्रॉम अ सेलेक्टेड बैग, एक कोई अपने पास बॉल निकाली जाती है फ्रॉम अ सेलेक्टेड बैग इज रेड, अपने एक कोई से भी बैग से एक रेड बॉल निकाली जाती है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू। मान लिया अपने पास उसने दिया हुआ, अपने पास उसने ये बोला हुआ है, क्या बोला हुआ इसको यहाँ पे नोट कर लो। यहाँ पे गिवन है B2, यहाँ पे B2, यहाँ पे B3। इसका मतलब ये वहाँ पास ये एक बैग 1 है, एक बैग 2, एक बैग 3 है। इनमें से अपने पास क्या, उसमें क्या क्या कहानी गिवन है, कहानी ये गिवन है अपने पास कि बैग 1 में 3 वाइट बॉल है और रेड बॉल अपने पास 4 है, ठीक है साहब। इसमें अपने पास 4 वाइट बॉल है और हमारे पास 5 रेड बॉल है। फिर उसने बोला कि 2 अपने पास B3 में, बैग 3 में अपने 2 रेड बॉल है और 7 वाइट बॉल है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था अपने पास कि कोई सी भी बॉल निकाली जाती है, कोई सी बॉल सेलेक्ट की जाती है बैग से, देन अपने पास बैग 2 से प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल निकालने की। अपने पास ये सब गिवन, ये चीज समझ में आ रहा है कि बैग 2 में अपने पास 4 वाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है। उसने पूछा है कि इन तीनों बैग में कुछ वाइट बॉल है, कुछ यहाँ पर रेड बॉल है, ठीक है। तो लेकिन जब अपने पास ये पता चले कुछ वाइट बॉल है, कुछ रेड बॉल है अपने पास हर बैग में, ठीक है। तो बैग 2 से प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल निकलने की। जब बैग 2 से जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल निकलने की। बेस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे, फटाक से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ से देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 निकालना है, बैग 2 से निकालना है अपने पास, ठीक है। देखो जो पूछता है उसको ऊपर रखो। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, बैग 2 की, ठीक है। लेकिन किस हिसाब से निकालनी, तो भाई साहब रेड बॉल के लिए, तो रेड बॉल नीचे। ये बात समझ में आया। सेलेक्ट किससे किया जा रहा है, बैग 2 से निकाला, मतलब निकाला किसके जा रहा है, बैग 2 से। और किसको निकाला जा रहा है, रेड बॉल को। तो रेड बॉल कैसा लिखोगे, नीचे लिखोगे, ठीक है। कहानी समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसको अपन ये डाटा को इसको 2 मिनट के लिए रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। जगह की कमी के हिसाब से इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर हमारे पास आपने नोट कर लिया होगा तो अपने पास हमारे पास पहले से गिवन है डाटा, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल कितनी बैग अपने पास, B1 B2 और जनाब B3। तो पहले 3 इवेंट है तो इंडिविजुअली सबका पहले डिनोमिनेटर में लिखोगे साहब, ठीक है। इंडिविजुअली सबका डिनोमिनेटर में लिख दो। देखो साहब, ठीक है, करें। देखो अपने पास पहली चीज तो अपने पास टोटल कितनी बॉल है, टोटल कितनी बॉल है अपने, मतलब टोटल बैग। देखो अपने पास 3 बैग है। अब 3 बैग में से कोई एक बॉल ही तो बाहर निकलेगी। 3 बैग में से किसी एक बैग से ही तो निकलेगा। वो बैग निकलने के लिए कौन सा, B2। तो 3 बैग में से एक बैग निकलेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब देखो अपने B1 की बात करते हैं। B1 में अपने पास क्या सीन था, तो 3 वाइट बॉल थी अपने पास और 4 रेड बॉल थी, ठीक है। तो टोटल कितनी बॉल होगी अपने पास, 5 6 7। तो टोटल कितनी बॉल है अपने पास, 7। लेकिन रेड बॉल चाहिए ना, तो कितना, 4/7, ठीक है, प्लस का साइन, ठीक है। अब वही B1 वाला, B2 वाला देखो ना, जो आगे था इसको ये तो बिल्कुल वही वाला होगा ना। इसको ध्यान समझोगे तो इस तरीके से लिखा हुआ R
डॉट यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन आर वाली। तो यहाँ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 में से किसी बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये कि 3 बैग में से किसी एक बैग में निकलेगा। ठीक है, टोटल रेड बॉल अपने पास टोटल कितने बैग है अपने पास, तो टोटल कितनी बॉल है B1 में अपने पास, तो टोटल अपने पास 7 बॉल है। उस 7 बॉल में से कोई 7 बॉल है टोटल। अब 7 बॉल में से 4 बॉल किसकी, रेड की। ठीक है, अब B2 की बात करते, B2 का ऊपर डाटा नोट करते हो, 4 व्हाइट बॉल है अपने पास और 5 रेड बॉल है। ठीक है साहब, प्लस का साइन। अब वही चीज B2 बैग है। अब देखो अब किसकी बात हो रही है, B2 की बैग हो रही है। तो टोटल कितने बैग है अपने पास, 3 बैग है। किसी बैग में 3 बैग में से किसी एक बैग में तो निकलना है हमारे पास। ठीक है, तो 3 में से देखो नीचे टोटल लिखा जाता है, ऊपर उसका आउटकम लिखा जाता है हमारे पास। तो किसी 3 बैग में से एक बैग से निकलेगा। ठीक है, अब इसमें से टोटल कितनी बॉल है, तो इसमें से 9 बॉल है। टोटल कितनी बॉल है, 9 बॉल, और रेड बॉल कितनी, 5 है। ठीक है, प्लस का साइन। ये कहानी किसकी थी, B1 बैग की थी। ये कहानी किसकी है, ये B2 बैग की थी। अब आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ने के यहाँ पर B3 कितना है, B3 2 रेड बॉल है अपने पास। ठीक है साहब, और 7 व्हाइट बॉल है। ठीक, 1/3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बैग में कहानी लिखनी है कितने बैग में से कौन से बैग से। टोटल 3 बैग है, 3 बैग में से किसी एक बैग में निकलेगी, प्लस का साइन। टोटल कितनी बॉल है, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, बचपन पढ़ा है। टोटल अपने पास 9 बॉल है, सॉरी 9 बॉल है। रेड बॉल कितनी है, 2। अपने को B2 की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो B2 वाला कौन सा, ये वाला, तो इसको ऊपर लिख दो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है साहब, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं, इस तरीके का ही सॉल्व किया जाता है। ये चीज अपन ने टोटल प्रोबेबिलिटी में देखी हुई थी, देखी थी नहीं देखी थी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 2-4 यकीन मानो, वो A1 A2 A3 यहाँ पे जो लिखते थे उसको छोड़ दो, दिमाग लगाया अपने पास कैसे किया। बैग वाली कंडीशन आगे लिखी, उस बैग में से कितने रेड बॉल है, बैग वाली कंडीशन आगे लिखी, कितने रेड, टोटल नीचे देखो बैग लिखा, फिर बॉल्स के बारे में लिखा, और उसके अंदर जाए तो कितने बैग थे, वो टोटल चीज नीचे लिखी जाती है हमेशा, वो चीज अपने को पता थी। उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू 1 की 3 बैग में से किसी एक बैग में निकलेगा। टोटल कितनी बॉल है, 9 बॉल है। उस 9 बॉलों में से रेड बॉल कितनी ऊपर लिखी गई थी। देखो है सिंपल की अच्छा प्रोबेबिलिटी है, इफ 1 ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 मतलब 52 कार्ड होता है, उस 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड हमारे पास इज लॉस्ट, हमारे पास गायब हो गया। ठीक है, लॉस्ट, एंड 1 कार्ड ड्रॉन, और उसमें से एक कार्ड खो गया, एक कार्ड निकाल लिया गया है फ्रॉम रिमेनिंग। देखो ध्यान दो, अगर 52 में से एक कार्ड हट जाएगा हमारे पास, अगर 52 में से एक कार्ड खो गया तो कितने कार्ड बचे हमारे पास, 51। वो 51 रिमेनिंग है, उस रिमेनिंग 51 में से एक कार्ड किसी ने निकाले तो अपने पास टोटल कितने बचे, 50 बचे। ठीक है, इस तरीके की डिमांड मतलब दिमाग है हमारे पास, रिमेनिंग। ठीक है, देन एट इज अ किंग, उसमें से हमारे पास एक किंग, देन फाइंड प्रूव दैट लॉस्ट कार्ड इज आल्सो अ किंग। देखो अपन में से 52 कार्ड होते ही होते, उसमें से एक कार्ड किसी ने निकाल लिया है, एक कार्ड खो गया है। अब ये बताओ जो खोया हुआ कार्ड है वो क्या वो राजा था, है ना, एकदम जादू जैसा। ठीक है, तो अपने पास ये कहानी अपने पास बतानी समझ में आ गई। कहानी 52 में से कार्ड में से एक कार्ड किसी ने निकाल लिया, एक कार्ड खो गया है। जो खोया हुआ कार्ड है वो बताओ कि वो राजा था क्या, राजा होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, उसके ऊपर कहानी करनी है अपने पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ के, यानी के से किंग होता है तो वही लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ के। ठीक है साहब, अब ध्यान से समझेंगे कितने केसेस बन सकते हैं उसकी बात कर लें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालने की जाए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन सकती है, तो ध्यान समझो। एक तो ये हो सकता है हमारे पास घूमा हुआ किंग, मतलब लॉस्ट किंग। ठीक है, एक तो ये कहानी हुई है। दूसरा किसी ने उसको ड्रॉन किंग, मतलब ड्रॉन कार्ड, ये तो पता ही ना हमारे पास जो, अच्छा किसी ने एक राजा भी निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ठीक है, अब जो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। किसी ने यहाँ पे हमने लॉस्ट किंग में से लिखा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता नहीं कि जो खो गया है राजा, जो कार्ड निकल गया है, जो कार्ड खो गया है, ठीक है, वो हमें बताना क्या वो राजा था। और दूसरी चीज ये बताइए कि जो कार्ड निकाला गया है, किसी ने खुद से कार्ड निकाला है, वो राजा था। ठीक है, तो लॉस्ट किंग मल्टीप्लाई बाय ड्रॉन किंग, मतलब किसी ने वो जो हमारे पास कार्ड है वो निकाल लिया है। ठीक है, या तो ये कंडीशन हुआ होगी, या तो ये कंडीशन हुआ होगा हमारे पास, या तो किसी ने
ठीक है, ये तो दोनों वापस राजा हो सकते हैं हमारे पास कि किसी ने राजा भी खो गया हो, किसी ने राजा ही निकाल लिया हो। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है हमारे पास कि एनी अदर कार्ड लॉस्ट। पता नहीं हमारे पास, या तो ये भी तो हो सकता है हमारे पास किसी ने देखा थोड़ी कि कोई और कोई कार्ड निकल गया, हमें नहीं पता कि राजा निकला। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है हमारे पास कि हमारे पास किसी ने राजा निकाल लिया। ये दो कंडीशन बन सकती है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये चीज बताई जाए ड्रॉन किंग फ्रॉम रिमेन, ये तो अपने पास कंफर्म है हमारे पास कि जो ताश जो भी डेक ऑफ कार्ड में से हमारे पास किसी ने जो खोया हुआ है वो हमें नहीं पता। जो खो गया है वो राजा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कार्ड किसी ने खुद से निकाला है वो राजा ही है। तभी दोनों जगह जो ड्रॉन किंग और ड्रॉन किंग हमेशा दोनों जगह ड्रॉन किंग ही लिखे हैं हमारे पास। किसी ने हमारे पास कार्ड निकाला है वो हमेशा राजा ही का था, जो कार्ड निकाला गया वो राजा ही का था। लेकिन जो कार्ड खो गया वो हो भी सकता है हमारे पास मे बी लॉस्ट किंग, और कोई अदर कार्ड भी हो सकता है हमारे पास। तो ये दो कंडीशन बन सकती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमें जो खोया हुआ कार्ड उसके बारे में नहीं पता है। अब हम इसके ऊपर जो कंडीशन जो कि समीकरण है उसको बैठा लेने के लिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं हमारे पास। देखो कैसे, वो उस हिसाब से हमारे पास कि अपने पास जो निकालना प्रोबेबिलिटी है किससे, हमारे पास की जो किंग है वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लॉस हो गया, हमारे पास लॉस्ट। तो अपने पास ध्यान से देखो, पहली कंडीशन अपने पास क्या बनी, अपने पास दो कंडीशन है, ये तो राजा हमारे पास खो गया है, ये तो राजा निकल गया है, या तो अपने पास ये है कि कोई और ताश खो गया और राजा निकल गया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये रहेगी हमारे पास, डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे हमारे पास। देखो अपने पास टोटल कार्ड कितने होते हैं भाई साहब, 52। ठीक है, उस 52 कार्ड में से राजा कितने होते हैं टोटल राजा, देखो सबकी 4 फैमिली होती है, तो 4 में से हर एक का राजा होता है हमारे पास, तो 4 राजा हो गए, यानी 52 पत्ते में से मतलब 52 कार्ड में से 4 राजा की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। अब इन 4 राजा में से यहाँ पे टोटल कितने थे, 51, और इस 51 में से हमारे पास कोई, अब देखो टोटल लॉस्ट किंग के बारे, अब यहाँ पर अगर समझे हमारे पास टोटल 12 होते हैं, ध्यान समझे, टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 12 में से 4 राजा के होते हैं। ठीक है, 4 राजा होते हैं। अब एक कार्ड खो गया तो टोटल कितने कार्ड बचे हमारे पास, 3, राजा के 3 ही तो बचे। टोटल कार्ड कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, और सॉरी टोटल कार्ड अपने पास 51 बचे। अब लेकिन राजा कितने बचे, अब एक कार्ड तो खो गया हमारे पास, तो राजा का भी खोया है, तो यहाँ पे 4 की जगह कितना लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। ठीक है साहब, प्लस का साइन। ठीक है, अब कंडीशन ये हमारे पास कोई अदर कार्ड खोया होगा, कोई अदर कार्ड खोया होगा, तो टोटल कितने कार्ड बचे हमारे पास, 48, क्यों, कोई अदर कार्ड खोया होगा। अब राजा तो खोया नहीं है, अब इसमें तो ये कंफर्म हो गया हमारे पास कि इसमें राजा नहीं खोया है, तो आपने यहाँ पे 48 क्यों लिखा, 52 लिख देते हैं हमारे पास, नहीं राजा नहीं खोया यहाँ पर, तो राजा को अपने पास उसको हटा दिया। रिमेनिंग वाली बात हो रही है, एनी अदर कार्ड, ध्यान समझना, एनी अदर कार्ड। अब एनी ये क्या बोले आपको, एनी अदर कार्ड, तो यहाँ पे इसमें से हमारे पास राजा को गिना ही नहीं गया है। यहाँ पे जो टोटल कार्ड की बात हो रही, 48 कार्ड्स की बात हो रही है, उसमें से 4 राजा को नहीं लिया गया है, केवल रिमेनिंग किंग के अलावा जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सब लिखे गए। तो टोटल यहाँ पे एनी अदर कार्ड को 48 लिखा गया है। अब इसके हिसाब से क्या, एनी अदर कार्ड, तो एनी टोटल कार्ड कितने होते हैं, सेकंड कंडीशन है 52। ठीक है, एनी अदर कार्ड खो गया, कोई सा भी राजा के अलावा बाकी सब कार्ड खो जाएंगे, मतलब राजा वाला तब लिया ही नहीं जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि इसमें ये होता है कि राजा के अलावा जितने भी कार्ड है उनमें से कोई खोया है, तो राजा वाला का गिनेंगे नहीं, राजा का गिनेंगे नहीं, 4 कार्ड नहीं होते, तो टोटल कितने होंगे, 48। कहीं समझ में, क्योंकि राजा वाले नहीं खोए हैं, इसमें साफ साफ बता रहा है, तो राजा वाले को गिनेंगे ही नहीं। 52 में से कितने खो सकते हैं, जब राजा वाले लेंगे नहीं यहाँ पर, तो 52 में कितने खो सकते हैं, 48 खो सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि हमारे पास, बात वही है कि राजा किंग ड्रॉन, अब कार्ड किंग के निकालने के लिए भाई साहब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसमें से अब ये कहानी है ना, एनी अदर कार्ड, तो कोई अदर कार्ड खो गया हमारे पास, लेकिन राजा की बात करें तो राजा कितने जाना, 4 हैं। ठीक है, ये हमारे पास कहानी होगी। अब देखो हमारे पास उसमें क्या पूछा गया था अपने पास, सोआ किंग, तो लॉस्ट कार्ड वाली कहानी कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक है, तो ये पर लिख देंगे, इसको आप जैसे ही सॉल्व कर लोगे हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा साहब। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं थी, आसानी से अपन ने कर ली। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप 1-2 बार सोल्यूशन भी देख लोगे, तब भी समझ में आ ही जाएगा हमारे पास सोल्यूशन देखने के बाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बेस थ्योरम का कह सकते हो, यहीं से ख़त्म कर देंगे, लास्ट पोर्शन देख लेते हैं।
ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास, आप एक कोई पर्सन है हमारे पास जो कि थोड़ा सच और झूठ वाला कहानी है। अ पर्सन इज स्पीक ट्रुथ इन 3 केसेस। 3 केसेस होते हैं हमारे पास, उन 3 केसेस में से वो सच बोलता है। ऑफ 4, देखो 4 केसेस में से हमारे पास जनाब 3 केसेस में सच बोलता है। ठीक है, ही सेलेक्ट अ कार्ड, उसने कोई कलर्ड एक कोई कार्ड सेलेक्ट किया एंड सेज दैट इज अ क्वीन, जो कार्ड सेलेक्ट किया है उसने वो क्वीन है, ये बताओ। देन फिर व्हाट इज प्रूव दैट ही लाई होगा, ही हैज क्वीन। हाँ, ही हैज क्वीन। देखो कहानी ये आपके पास है, 4 केसेस होते हैं। उन 4 केसेस में से 3 केसेस में वो सच बोलता है, यानी 1 केसेस में वो झूठ बोल रहा है। ये तो सच नहीं होगा, जरूर सी बात है झूठ होगा। 4 केसेस में से अगर वो 3 में झूठ बोल रहा है, ठीक है, इस 3 केसेस में वो सच बोल रहा है, तो ये बताओ जब उसने एक कार्ड सेलेक्ट किया था तो वो रानी है। 4 केसेस है, अब 4 केसेस में से किसी एक केस में अगर उसने रानी एक कार्ड उसने सेलेक्ट किया होगा। अब हमें एक केस में हमें ये नहीं पता ना हमारे पास कि वो झूठ बोल रहा है। ये तो कंफर्म है कि एक केस में वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है तो रानी तो होगी नहीं। ठीक है, उसी के जस्ट अपोजिट समझने वाली बात ये है कि 4 केस में से अगर वो 3 केसेस में से अगर सेलेक्ट कर रहा है, अगर वो सच बोल रहा है हमारे पास, तो जरूर सी बात है वो रानी होगी। थोड़ा सा अजीब है लेकिन समझ में आया होगा। ध्यान से देखो, सच और झूठ की कहानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी है, क्वीन है, किसमें से आउट ऑफ निकालनी है कि भाई साहब वो ट्रुथ बोल रहा है, यानी सच बोल रहा है। ठीक है, पर डिनोमिनेटर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर ये कहा जा रहा है कि 4 केसेस में तो 3 केसेस में कितना बोलता है, सच बोलता है। अब इसी में ये बात करनी है, आपके पास टोटल 12 पत्ते होते हैं, थोड़ी 12 क्या है, 52। अब 52 में से ये भी तो हो सकता है कि चारों केसेस में वो क्वीन निकाल रहा हो, हमें नहीं पता ना। उसने ऐसा भी तो हो सकता है क्वीन निकाल ली हो और फिर कह रहा हो नहीं ये क्वीन नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और अलग से पत्ता निकाल लिया उसने, फिर बोला हो कि भाई साहब ये क्वीन है। तो इसमें से इस वजह से हमारे पास 52 पत्ते में से हम 4 इस वजह से लिख रहे हैं हमारे पास कि उस चारों केसेस में हो सकता हो क्वीन निकाला हो, लेकिन हर केस में बोला कि हाँ क्वीन है, और इसमें इस पहले वाले केस में मान लिया बोला क्वीन। 52 में से चारों केस हुए, ठीक है, 52 में से उसने 4 पत्ते निकाले, 4 कार्ड उसने सेलेक्ट किए। अब हो सकता है उसने सब में से क्वीन निकाला, लेकिन पहले में बोल रहा कि हाँ ये क्वीन है, दूसरे केस में बोल रहा ये क्वीन नहीं है, जबकि क्वीन थी। फिर तीसरे केस में बोला हाँ क्वीन है, फिर बोला चौथे केस में क्वीन नहीं है। तो इसमें से हम ये समझ के चले चारों केसेस में वो सही बोल रहा है, और चारों केसेस में सही नहीं, चारों केसेस में उसने क्वीन सेलेक्ट की है, लेकिन बोल रहा है कि हाँ क्वीन नहीं है, क्वीन है, क्वीन नहीं है, क्वीन है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा प्लस और क्या केस हो सकता है हमारे पास। चलो ये केस तो है कि अब ये केस कर लेना हमारे पास कि चारों केसेस में से एक केस, और एक केस किसका, ये तो ट्रुथ का था, ये किसका भाई साहब, ये हमारे पास है झूठ बोलने का, मतलब लाई बोल का, मतलब 52 में से। अब देखो वो झूठ बोल रहा है, तो 52 पत्ते में से अब उसके बाद एक केस है हमारे पास ऐसा है कि वो झूठ बोलेगा। तो अब देखो 48 यहाँ पे आ जाए, क्यों, अब इसमें ये भी हो सकता है हमारे पास, देखो झूठ बोल रहा है तो चारों पत्ते हो सकते हैं भाई साहब। ये वाली कहानी थी सच बोलने की, ये वाली कहानी थी झूठ बोलने की। इसमें बोल तो लेकिन वो सच रहा था हमारे पास कि हमारे पास क्वीन है, क्वीन नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसके पास क्वीन थी। चारों केसेस में उसके पास सच बोल रहा है, सच का केस है, चारों केसेस में उसके पास क्वीन तो थी। सच इस बात का बोल रहा है हमारे पास, सच इस वजह से हम बोल रहे हैं हमारे पास क्योंकि उसके पास क्वीन थी, लेकिन वो बोल सामने वाले का था कि क्वीन नहीं है, क्वीन है, क्वीन नहीं है, क्वीन है। लेकिन इस वाले में हमारे पास झूठ वाला है, तो इस केस में हमारे पास उसके पास क्वीन नहीं थी। जब उसके पास क्वीन नहीं थी हमारे पास, तब उसमें हमने क्वीन सेलेक्ट ही नहीं करी है। ठीक है, अब बात ये हो रही थी, अब उसने बोला था कि उसने अब निकाला ही हैज क्वीन, मतलब इसके साथ सच वाला ही हैज उसके पास है, और किस वाले केस में उसके पास क्वीन थी, ये पहले सच वाले में। तो 3/4 मल्टीप्लाई 4/52। देखो हमने इस फिर हो सकता है थोड़ा सा जल्दी बता दिया हो, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर वीडियो थोड़ा सा ड्रैग बैक करोगे बार बार, अगर एक बार भी करोगे आपका बाकी ये 3 वीडियो का 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आपके जो सिलेबस होगा उसमें जो बेस थ्योरम क्वेश्चन होंगे आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर पहले नीचे जितने इवेंट घट रहे हो वो लिख लो, ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास जो पूछ रहा हो उसको ऊपर लिख के उसको सॉल्व कर दो। हमारे पास नीचे लिखा है जिसको हम देखो यहाँ पे नीचे जितने भी सबका लिख लो, फिर उसके बाद जो भी जिसका पूछ रहा हो उसको ऊपर लिख दो, फिर नीचे वाले भी सॉल्व कर लो ऊपर। ये तो मल्टीप्लाई तो सिंप्लीफिकेशन, ये तो आप कर ही लोगे हमारे पास। ठीक है, तो अपन मिलते हैं हमारे पास वो प्रीवाइक्यू वाले सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।